तो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे आपका सी सेट वाला जो पार्ट है जीएस पेपर 2, उसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इंटरपर्सनल स्किल्स के जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स के बारे में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, समटाइम्स द फियर ऑफ नॉट बीइंग परफेक्ट may स्टेम फ्रॉम। तो इसका देखिए सर, रीज़न हो सकता है कि जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग, तो ये रीज़न बनता है कि आपको लगता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। इस तरह का जो निगेटिविटी है, इस तरह का आपका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सेंस ऑफ वंस ओन वर्थ नीड्स। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर हमें अपनी खुद की वर्थ महसूस हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो अपनी पर्सनल ग्रोथ है उसको अचीव करें। तो इन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ए। उसके बाद आपका मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो ये जो मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन अलग से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन अलग से मिल जाएगा। इसके बाद हम कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 27, 28 एंड 29 के लिए है। कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली बात कर रहा है कि अप टू द एज ऑफ 12 ऑल द नॉलेज आई गेंड वाज थ्रू गुजराती। यानी ये बात कर रहा है कि एक जो पर्सन लोकल लैंग्वेज में स्टडी कर सकता है, उसके कंपैरिजन में जब उसे इंग्लिश में स्टडी कराया जाता है तो उसकी लर्निंग स्किल्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके रिगार्डिंग ये आपका कॉम्प्रिहेंशन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 27 पे अगर आप देखेंगे, हिज ओन इंग्लिश वाई वाज बाय नो मीन्स विदाउट ब्लेमिश। तो यहाँ पर आपका ये स्टेटमेंट यूज किया गया है, इट डिड नॉट मैटर टू द टीचर इफ ए बॉय स्पोक बैड इंग्लिश विच ही कुड नीदर प्रोनाउंस करेक्टली नॉर अंडरस्टैंड फुली, वाई शुड द टीचर वरी, हिज ओन इंग्लिश वाज बाय नो मीन्स विदाउट ब्लेमिश। यानी यहाँ टीचर पे वो बोलना चाह रहा है ऑथर कि टीचर खुद आपका मिस्टेक्स कर रहा है इंग्लिश में। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, द ऑथर सेज दैट if the medium of education was Gujarati instead of English, many things would happen. Which of the following claims is the author not making? इसमें से कौन सी बात ऑथर नहीं कर रहा है? तो देखिए, ऑथर क्लियरली कहना चाह रहा है कि अगर मीडियम ऑफ एजुकेशन गुजराती होता इंग्लिश का, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, ठीक है। और वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स इज द ऑथर नॉट मेकिंग। तो वो ये कहना चाह रहा है ही वुड हैव लर्न फास्ट। ये वाला पॉइंट ऑथर नहीं कहना आपका चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, वाई वॉज एवरीथिंग प्लेन सेलिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years। तो इसमें इसलिए था क्योंकि वो कहना चाह रहा है शुरू के 3 साल तो सब बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उसका एक रीज़न ये था कि शुरुआत की जो उसकी टीचिंग थी वो उसकी जो मदर टंग है उसमें हो रही है, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32 के लिए कॉम्प्रिहेंशन है। When vegetation sprouts in the desert, it is a good sign. But when the ice in the Arctic and the Antarctic begins to turn green, there is something terribly wrong. Reports say that an iceberg approximately the size of New York City has broken off from the icy continent. यानी अगर डेजर्ट में ग्रीनरी हो तो अच्छी बात है, बट अगर एंटार्क्टिक में ग्रीनरी मिले तो ये बड़ी ही चिंता की बात हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 इससे रिलेटेड है, व्हाट डू यू थिंक इज द इंटेंशन ऑफ द ऑथर। तो देखिए, ऑब्वियसली बात है, ऑथर यहाँ से क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करना चाह रहा है एंड टू मेक अस अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 31, पोलर आइस कैप्स डेवलप ह्यूज क्रैक्स। तो इसका एक रीजन क्या है जो आपका ये क्रैक्स हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द वही ग्लोबल वार्मिंग, राइजिंग टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन आइस टर्न्स ग्रीन इन द आर्कटिक एंड द एंटार्क्टिक। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा बेटर रहेगा? और स्टेटमेंट बी, हीट हैज़ इंक्रीज देयर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35। तो इसमें बेसिकली ओपेरा की बात की गई है और उसको कंपेयर किया गया है नाट्य संगीत से। तो इसके रिगार्डिंग ये
कॉम्प्रिहेंशन है। क्वेश्चन नंबर 33, ओपेरा इज एन आर्ट फॉर्म दैट। तो कॉम्प्रिहेंशन से आप देखेंगे तो पता चलेगा इट इज अ ड्रामा संग विद द अकम्पनीमेंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा और एन इंसेम्बल। क्वेश्चन नंबर 34, नाट्य संगीत मीन्स। तो नाट्य संगीत मीन्स इसके हिसाब से होगा म्यूजिक एंड ड्रामा टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 35, म्यूजिकल थिएटर इज डिफरेंट फ्रॉम ओपेरा बिकॉज। तो इसमें आपका ऑप्शन सी बैठेगा, द एक्टर्स स्किल इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इन म्यूजिकल थिएटर। तो ये सारी जानकारी आप एक बार कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे वहां से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, These days we are all getting accustomed to getting home services। तो ये जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है बेसिकली जो हमें होम डिलीवरी सर्विसेज मिल रही हैं उससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है फैमिलीज आर चूजिंग होम सर्विस बिकॉज। तो देखिए फैमिलीज आर चूजिंग होम सर्विस बिकॉज ये इजी है और आपका ट्रांसपेरेंट भी है। तो इसमें 36 का जो ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपको दिखेगा दैट विल बी ऑप्शन बी, कन्वीनियंट एंड ट्रांसपेरेंट। क्वेश्चन नंबर 37, वन ऑफ द वेज टू कीप ग्रोइंग द बिजनेस ऑफ होम सर्विसेज। तो होम सर्विसेज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है बिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, तो ट्रस्ट बिल्डिंग सबसे इसमें जरूरी चीज है। तो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन ए, इज टू बिल्ड ट्रस्ट एंड प्रोफेशनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 38, अ प्लेथोरा ऑफ सर्विस। प्लेथोरा मतलब अ बंच ऑफ सर्विसेज। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, क्लोज मेक इट आ मेन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है सर आपका बाय ड्रेसिंग इन अ सर्टेन वे, मतलब इस तरह से आप कपड़े पहना कि जहाँ पर हम अपना बिहेवियर और जिस तरह से हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको वहाँ पर शो कर सकें। ठीक है, क्लोथिंग मेक इट अ मेन, बाय ड्रेसिंग इन अ सर्टेन वे वी कैन शेप अवर बिहेवियर एंड द वे वी परफॉर्म। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, अ टीनेजर विल स्पीक टू हिज ग्रैंड मदर एंड टू हिज फ्रेंड। ऑब्वियसली बात है, अगर ग्रैंड मदर से बात करेगा तो अलग तरीके से करेगा, फ्रेंड से बात करेगा तो अलग तरीके से बात करेगा। तो यहाँ पर ग्रामर वगैरह का डिफरेंस नहीं होगा, तो सेम वे तो बिल्कुल नहीं हो सकता, एक सोशो लिंग्विस्टिक वेरिएशन हो जाएगा। तो 40 का करेक्ट आंसर इसमें डी होगा। तो वाइल कम्युनिकेटिंग यू शुड बी कोर्टियस, है ना, थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से कोर्टियस तरीके से बात करनी पड़ेगी। रैपोर्ट बिल्डिंग एंड फैसिलिटेटिंग इज। तो 42 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, इट इज पार्ट ऑफ मेंटरिंग। क्वेश्चन नंबर 43, द विलिंगनेस टू लिसन एंड लर्न हेल्प्स अस टू। तो अगर हम किसी की सुन रहे हैं और किसी की हेल्प कर रहे हैं तो इससे ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा क्या होगा, इट हेल्प्स अस टू रिजॉल्व डिफरेंसेस। ठीक है, तो जो हमारे बीच में डिफरेंसेस होंगे उसको ये कम करने की कोशिश करेगा। रिडिकुलिंग अ वल्नरेबल पर्सन, ऑलरेडी कोई पर्सन परेशान है उसको और ज्यादा परेशान करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, बुली करना कहलाएगा। 45, वाइल एडमिटिंग अ सीरियस लैप्स यू शुड नॉट शो रिसेंटमेंट इन योर टोन। ठीक है, तो जो बात है क्लियरली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, इन मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट अ स्ट्रॉन्ग रीजनल एक्सेंट। अगर रीजनल एक्सेंट स्ट्रॉन्ग होगा, मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट है और भी लिंग्विस्टिक पर्सन है, तो ऑब्वियसली बात है जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कम्युनिकेशन गैप आएगा और जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो 46 का करेक्ट आंसर विल बी ए, द यूनिवर्सल जेस्चर दैट कन्वेज द सेम मीनिंग इन ऑल सोसाइटीज इज। तो ये ऑब्वियसली द स्माइल, आप कहीं भी मुस्कुराएंगे उसका मीनिंग एक ही लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, द कंसेप्ट ऑफ स्पेस एंड टेरिटोरियलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 48 में जो वो बोल रहा है कि कंसेप्ट ऑफ स्पेस एंड टेरिटोरियलिटी ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, कल्चरल ट्रांसमिशन से। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू पिक अप सटल क्यूज इवन व्हेन नो वर्ड्स आर स्पोकन। तो बिना कुछ बोले लोगों के इमोशन से समझना ही क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 50, ओल्ड वाइव्स टेल्स आर। तो ये क्या है सर आपका, क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा दीज आर, इसका मतलब है मिसकंसेप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, इंटरपर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व। तो इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब क्या है सर आपका, एक्टिव लिसनिंग। ठीक है,
इट इन्वॉल्व्स एक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट ये आपके कुछ क्वेश्चंस ये रीजनिंग वाले पार्ट से हैं, तो इसका आपको अलग सॉल्यूशन अवेलेबल है, वो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पे हम आते हैं। Question number 57. Based on the question, in a developing nation like ours, should the government be engaging more in space exploration research? Identify which of the following is a weak argument. देखिए इसमें नो या अस दोनों के ही अपने अपने आर्गुमेंट सोच सकते हैं। पहला नो है क्योंकि उसके हिसाब से ये है कि भाई इस पैसे को हम अदर जगह यूज कर सकते हैं। दूसरा यस है जो कहता है कि इससे हमें क्या होगा, इकोनॉमी में फायदा होगा। तीसरा कह रहा है कि इससे हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बूस्ट मिली है। तो ये तो तीनों अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। बाकी चौथा देखें कि बहुत खर्चा कर लिया, बाकी करने से कोई मार्जिनल एडवांटेज मिलेगा, खास फायदा नहीं होगा, तो ये एक वीक आर्गुमेंट है। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58. While visiting another planet, our forefathers learned that जुमलिया मीन्स मेन पावर, फोटोजुमा मीन्स सुपरमैन, जुमासा मीन मेन काइंड। ठीक है, तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कुड पॉसिबली मीन काइंड हार्टेड। तो 58 में काइंड हार्टिंग हुसाबलिंग, वैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, वहां पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 की अगर हम बात करें, आइडेंटिफाई द बेस्ट सुटेबल चॉइस ऑफ वर्ड्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अ डैश कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, तो कंट्री किंग के बगैर हो सकता है, हॉर्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सैडल, नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो इसमें ये वाला अ चैंपियन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट विनिंग। तो 59 का जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम इसमें आपसे बात करें तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 66. As an administrator of a city, you received a complaint from a lady that a stranger has rented a house in her neighborhood and he looks very suspicious. She has never seen him around earlier. He has a strange behavior and goes out during night at odd hours. People who come to meet him also appear to be of the same type. She is apprehensive that this man may be engaged in some terrorist activities. In such a situation, what would you do? आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपको बोला जा रहा है कि एक सस्पिशियस पर्सन एक लेडी के घर के पास रह रहा है, तो हो सकता है वो कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे। तो इसमें सर ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले जो आपको कंप्लेन दे रहा है वो जो लेडी है जिसने कंप्लेन किया उससे और डिटेल्स लेंगे, फिर अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। ऐसा नहीं धड़ से उस पर्सन के घर पे पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन 66 करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर इन चार्ज ऑफ ए टाइम बाउंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन अ रिमोट प्लेस। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग यू फाइंड दैट द प्रोजेक्ट इज लाइकली टू बी डिलेड ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम द टीम मेंबर्स। इन ए सिचुएशन यू वुड, आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, दूर का एरिया है, टाइम में कंप्लीट करना है, लेकिन लग रहा है लोगों के टीम मेंबर्स की कोऑपरेशन की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहला जो काम होता है आप ये पता करेंगे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, फिर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 68, योर सिटी is facing severe air pollution on account of vehicular emissions. You have to decide on the most effective policy measures on a short term basis. What would you do? Your city is facing severe air pollution on account of vehicular emissions. You have to decide on the most effective policy measure on a short term basis. What would you do? तो क्वेश्चन नंबर 68 जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, इम्प्लीमेंट ऑड इवन व्हीकल रैशनिंग बेस्ड ऑन लाइसेंस प्लेट। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे ये इफेक्ट ये स्टेटमेंट ऑलरेडी आपका लिया भी जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, यू आर रिसेप्शनिस्ट एट द फ्रंट डेस्क ऑफ ए हॉस्पिटल. An emergency hit and run accident case has been brought in by some people. What would you do? ठीक है,
तो इमरजेंसी केस जैसे ही आएगा सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या फॉर्मेलिटीज करेंगे कि डॉक्टर को बुलाएंगे? ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले ऑन ड्यूटी डॉक्टर को बुलाएंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। यू आर टीचिंग इन अ क्लास, अ स्टूडेंट गेट्स अप आस्क ए क्वेश्चन जिसका आंसर आपको नहीं पता, तो आपको क्या करना चाहिए? कि गलत आंसर देना चाहिए या बच्चे को बता देना चाहिए कि हमें इसका आंसर नहीं पता? तो बिल्कुल सही बात है, आप एट द मोमेंट बता दीजिए आपको आंसर नहीं पता, लेकिन आप नेक्स्ट डे उसका आंसर जरूर बताएंगे, रादर देन उसको कुछ गलत आंसर आप दें। क्वेश्चन नंबर 70A1, आपको एक ईमेल आता है अननोन सोर्स से जो आपका बैंक अकाउंट का लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगता है बैंक केवाईसी को अपडेट करने के लिए। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? उसको ईमेल आईडी दे देंगे या उसको बोलेंगे कि मैं नहीं शेयर कर सकता? क्या करेंगे? आप उसको रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे और जो ईमेल है कंसर्न अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेंगे फॉर नेसेसरी एक्शंस, क्योंकि बैंक्स क्लियर बोलती हैं कि वो किसी तरह का लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, आपने एक व्हीकल लिया अप्रूव्ड पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर से, जो एग्जीक्यूटिव था उसने डेटा कंप्यूटर में डाला और जो कियोस्क था वहां से बाहर आया, फोटोग्राफ्स ली, वापस कंप्यूटर गया और आपको पीयूसीसी जो सर्टिफिकेट है दे दिया विदाउट एक्चुअली टेस्टिंग द एमिशन। ठीक है, व्हाट विल यू डू? अब देखो इसमें आपको भी पता है वो पर्सन अपना काम नहीं कर रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठीक है, तो इसके हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन होगा, अमाउंट पे करिए, सेंटर लीव करिए और पूरे मैटर को डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रिपोर्ट करिए। तो 72 करेक्ट आंसर इज डी। Question number 73, you are carrying about 3 kg in excess of the luggage allowance for your upcoming flight to your ancestral place. You have packed your bag with presents for relatives and friends. You plan to plead with the check-in executive in the airport to overlook the excess luggage and waive the charge for it. ठीक है, आप excess luggage लेके जा रहे हैं जितना allowances है अपने घर पे। ठीक है, आपने घर वालों के लिए रिलेटिव्स के लिए गिफ्ट्स वगैरह लिए रखे हैं, तो आप जो एग्जीक्यूटिव उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो इसका चार्ज है एक्स्ट्रा वो वेव ऑफ कर दे और आपको ले जाने दे। ठीक है, तो चेक इन काउंटर पे जो एग्जीक्यूटिव बिहाइंड द डेस्क है वो आपकी जो रिक्वेस्ट है इसको इग्नोर कर रहा है और एक पेपर नोट दे रहा है कि भाई इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। आपको गुस्सा आ गया, आप और आर्ग्यू करना चाहते हैं, लेकिन आपने नोटिस किया कि जो पर्सन है वो एक टैग वियर कर रहा है कि वो ना ही बोल सकता है ना ही सुन सकता है। तब ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आप एक थम्स अप देंगे एग्जीक्यूटिव को, एक्सेस बैगेज पे करेंगे स्माइल के साथ और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, आप एक प्रोफेशनल्स का ग्रुप लीड कर रहे हैं टू प्रिपेयर अ डिजिटल ट्विन ऑफ एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव फील्ड वर्क एज वेल एज AI असिस्टेड कंप्यूटिंग। ऑल्सो द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ गिवन टाइमलाइन। तब आप क्या करेंगे? तो 74 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए। इसमें दोनों काम आप करेंगे। द टाइम विल बी इन कॉन्स्टेंट टच विद वन अनदर, टीम विल बी कॉन्स्टेंट टच विद वन अनदर थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया से कनेक्ट रहेंगे। दूसरा, जो टीम मेंबर्स होंगे कुछ विल बी अलाउड टू वर्क फ्रॉम होम इफ जस्टिफाइड बाय द नेचर ऑफ द जॉब। तो 74 करेक्ट आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 75, you are the head of the civil administration of a sub-divisional town. Without much of a warning, the town and its neighboring locations were ravaged by a cloud burst हो गया। आपकी टीम tirelessly काम कर रही है कंट्रोल रूम में। While you were busy in the control room, a few people from the media approached you to inquire about the loss of life and property and the administration's response to it. What will you do? ठीक है, तो 75 का correct answer will be E. You will brief the media persons with the latest data and inform them of the relief and rehabilitation works currently being undertaken. 76, आप एक टीम के लीडर हैं जो एक सर्टेन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। कुछ इशू की वजह से ओपिनियन डिवाइड हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो ओपिनियन भले ही डिवाइड हो गया है तो आप अपने सीनियर से कंसल्ट करेंगे, कुछ केस स्टडीज जाएंगे और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच है उसको फॉलो करेंगे। तो ऑप्शन डी विल बी बेस्ट ऑप्शन।
Next question number 77. Generic medicines are many times cheaper than the branded varieties and they are effective alternatives to the branded ones. As a civil servant, you wish to popularize the generic medicines, especially among the economically challenged section of the population in the town where you are currently posted. आप क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली बात है, इसके लिए अवेयरनेस मीटिंग्स होंगी, पैम्पलेट्स बांटे जाएंगे, सोशल मीडिया से अवेयरनेस फैलाया जाएगा, तीनों ही काम किए जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 78. You have planned a vacation and you have decided to fly to the destination, but despite having a confirmed air ticket, you were denied boarding by the airline staff on the pretext that the flight is overbooked. However, you were offered boarding in the next available flight same day. What will you do? ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, इसमें हम क्या करेंगे, you will express extreme displeasure but will take their offer for the next flight and later describe your unpleasant experience with the airline in your social media account. तो ये आपके क्वेश्चंस थे. बाकी दूसरे पार्ट के जो डिस्कशन वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें. इसके आगे की जानकारी, आगे के जो एपीएससी के बाद का जो प्रोसीजर है, आगे प्रिपरेशन के रिलेटेड हम और भी आपका मेंस प्रिपरेशन के लिए भी अलग से बैचेस लॉन्च कर रहे हैं. तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, काइंडली उसको वहाँ से ज्वाइन कर लें और वीडियो को लाइक कर दें. थैंक यू वेरी मच.